मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जनरली पता होगा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और याद दिला देती हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, लाइट का कोई रे जो है वो अगर सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, तो सरफेस पे आएगा और वो तुरंत क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन की तरफ या दूसरी तरफ वो मुड़ जाता है, तो यह रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वापस आ जाती है। ठीक है, वापस आ जाती है। कैसे वापस आएगा, यहाँ पे देखिए एक सन मैंने बनाया हुआ है, सन है, सन के रेज, ठीक है, प्रकाश की किरण जो है वो किस पे जा रही है, मिरर या फिर कोई ग्लास। अच्छा हाँ, ये रिफ्लेक्शन किस पे होता है ये भी बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन हर जगह पे होगा, रिफ्लेक्शन सिर्फ वहाँ होगा जहाँ पे आपका जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम या मटेरियल, जो नीचे ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मीडियम या मटेरियल अगर ग्लास का हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, तो ही ये होता है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो ही वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, अगर सॉलिड सरफेस है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्रकाश की किरण, सन रेज किस पे पड़ रही है, मिरर या ग्लास प्लेट, आप जो भी यूज़ करना चाहो, उस पर गया। अब जैसे ही वो उस पर पड़ता है, डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वो वापस चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो इसके लिए मैंने एक एंगल का पूरा इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप लोगों को ये क्लियर समझ आएगा। ये जो है ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट या मिरर आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद बीच में मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची हुई है, ड्रॉ करी हुई है। देखिए ये डैश डैश जो है ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब कि क्या होता है, हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि कोई एक लाइन है जो बीच से उसको, उस मिरर को क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है। अब देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे, आपतन कोण बोला जाता है, जिसको आप लोगों ने आपतन कोण पढ़ा होगा, या तो इंसिडेंट रे। ये होता क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण जो सन रे से या फिर ऊपर से रिफ्लेक्ट, ऊपर से आपके ग्लास प्लेट में आ रही है, तो हम इसको प्रकाश की किरण ही लेंगे। तो प्रकाश की जो किरण है वो उस ग्लास प्लेट पे जैसे ही पड़ेगी, इसको देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देती, तो क्या हो जाता, यहाँ पर से जैसे प्रकाश की किरण इस ग्लास प्लेट पे आ रही है, वैसे ही ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो किस पे आ रहा है, इस ग्लास प्लेट पे। क्लियर। अब ग्लास प्लेट पे जैसे आएगा, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो वापस से मुड़ जाता है या वापस से चला जाता है। तो वापस से जाएगा तो वो कैसे करेगा, इस ग्लास प्लेट पे जैसे ही प्रकाश की किरण टकराएगी वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रकाश की किरण जब किसी ग्लास प्लेट पे आती है और जब वो रिफ्लेक्ट होती है, तो इन दोनों में जो बनने वाला जो एंगल होता है, अब जैसे कि इसी में देख लीजिए, ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ से आया प्रकाश का किरण, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए, इंसिडेंट रे एंगल, या फिर इसको बोल सकते हो आप इंसिडेंट एंगल, और इसको बोल सकते हो आप रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको हम इंसिडेंट वाले को आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्शन वाले को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 60 का बनेगा, अगर यहाँ पे 40 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे भी 40 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से जो भी इंसिडेंट रे होगा, आपतन कोण से बनने वाला जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद ये जिस एंगल, ये जिस बिंदु पे या जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी उस ग्लास प्लेट पे पड़ी, तो ग्लास प्लेट की जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होगी उसको बोला जाता है क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रहेगा।
ये पूरा आपको रिफ्लेक्शन का था, तो रिफ्लेक्शन का मैं वापस से एक बार डिफाइन कर रही हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह मतलब कि कोई ग्लास प्लेट या मिरर से टकराती है तो वो क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। ये प्रकाश की किरण इस ग्लास प्लेट पे आई, ग्लास प्लेट पे टकराने से वो डायरेक्ट क्या हो गई? वापस से रिटर्न हो गई, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इस लाइन को बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। जो प्रकाश की किरण आती है ग्लास प्लेट से टकराने के लिए उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और वो जब इमेजिनरी लाइन के साथ हम ड्रॉ करते हैं तो उसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। अब जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे या रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, आपतन और परावर्तन, इन दोनों का जो एंगल रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम जाते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, या फिर इसका अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो इस तरीके से है। रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट्स ट्रैवलिंग ऑब्लिक्यू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब हम किसी प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो उस दूसरे माध्यम में उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या तो वो मुड़ जाता है। तो उसी को बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट माध्यम मोड, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मोड से या माध्यम से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं वहाँ से ले जाती हूँ, ले जाने के बाद वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट में वो जाएगा, दूसरे माध्यम में जाएगा, मोड में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हल्का सा मुड़ जाता है। ऐसा हमें दिखता है बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मैंने एक ग्लास लिया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है ना, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पास में ले जाती हूँ। तो ये देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्लियर है? अब इसमें मैंने एक रॉड, हम एग्जांपल के तौर पे हमेशा लेते हैं कि हमने एक रॉड को पानी के ग्लास में डाला या हमने एक छड़ को पानी के ग्लास में डाला, तो वो क्या हो जाता है, ये देखिए, ये अभी सीधा दिख रहा है आप लोगों को। क्लियर? अब जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी ये थोड़ा सा आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये देखिए, यहाँ तक सीधा, जहाँ तक वो पानी का जो सरफेस है, ठीक है, पानी के सरफेस तक वो सीधा दिख रहा है, जैसे ही वो अंदर गया देखिए हल्का सा वो मुड़ा हुआ दिख रहा है। क्लियर? तो ये कहलाता है क्या, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। जैसे कि ये समझ लीजिए, ये जो मैंने ब्लू का ऐसा बॉर्डर किया हुआ है, ये है आपका ग्लास ब्लॉक या ग्लास प्लेट, मिरर, आप जो बोलना चाहो, ठीक है। अब ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च को मैंने जब इस ग्लास प्लेट के ऊपर किया, ठीक है, मैं उसके ऊपर लाइट उसकी रख रही हूँ, तो उससे क्या होगा, ये जैसे ही इस ग्लास प्लेट पे जाएगा, ग्लास प्लेट के पास जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन में होता है। रिफ्रैक्शन में जब हम कोई प्रकाश की किरण को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या फिर हम उसको ट्रैवल करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो क्या हो जाता है, हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और ये किस में होता है, वाटर में। ऐसा नहीं है कि ग्लास प्लेट में कराया तो ग्लास प्लेट में हुआ, वाटर में कराया तो वाटर में, ये सब में होता है। ग्लास में होगा, मिरर में होगा, गैस में होगा, और आपका किस में होगा, वाटर में होगा। जनरली आपको वाटर में और ग्लास प्लेट में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो वाटर वाला तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि पानी में मैंने एक रॉड को या पेंसिल को मैंने डाला, वो आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखा। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्लास प्लेट है। अब इस ग्लास प्लेट में मैं जैसे ही टॉर्च का जो लाइट है वो मैं ऑन करूँगी, ऑन करने के बाद ये क्या हो जाता है, इस मोड में, जब तक ये किस में है, ये जो है ये एरिया, ये अभी एयर के कांटेक्ट में है। क्लियर है? अभी ग्लास प्लेट आपका इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे कि ये एज्यूम करिए
ये आपका कोई ग्लास का प्लेट है। अब इस ग्लास के प्लेट पे मैंने टॉर्च की लाइट लगाई, ठीक है। टॉर्च का लाइट में जैसे चालू करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस ग्लास प्लेट पे लगेगा। अभी जो ये एरिया दिख रहा है वो मेरा एरिया कौन सा है, एयर के कांटेक्ट में है। हम अभी एयर के कांटेक्ट में हैं। ऐसा तो नहीं ना कि मैं पानी में डूबी हुई हूँ, नहीं ना। तो ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में दिख रहा है, हवा के में, ठीक है। तो ये एयर वाला एरिया हुआ। क्लियर यहाँ तक। अब जब ये टॉर्च का जो लाइट है, ठीक है, प्रकाश की जो किरण है वो इस ग्लास प्लेट के अंदर ट्रैवल करेगी। जब उस ग्लास प्लेट के अंदर जाएगी, क्यों, क्योंकि वो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंगे एग्जाम्पल में। तो जैसे ही ये टॉर्च का लाइट जो है वो ग्लास प्लेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हल्का सा मुड़ जाता है। ऐसा हमें दिखता है बट एक्चुअल में वो नहीं होता। जैसे मैंने पेन को क्या किया, पानी के अंदर डाला, पहले पेन आपका स्ट्रेट था, पानी में डालते ही वो थोड़ा टेढ़ा दिखने लगा। जैसे ही मैंने उसको वापस निकाला एज इट इज़ वैसा ही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब आपका ग्लास प्लेट में जाएगा तो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। जैसे ही ग्लास प्लेट के अंदर मीडियम, दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा आपको मुड़ा हुआ दिखेगा। उसके बाद जैसे ये वापस बाहर निकलेगा उस मीडियम से, वो वापस से जैसा उसका डायरेक्शन था वो वैसा ही हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे मैंने परावर्तन में एक इमेजिनरी लाइन ली थी, किसके लिए, एंगल शो करने के लिए। तो इसमें भी हम एक इमेजिनरी लाइन लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो आपका प्रकाश का किरण है, लाइट है, एयर है, वो एयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर इस इमेजिनरी लाइन के साथ एक एंगल बना रहा है। और ये लाइन कौन सा है, यस दैट्स राइट, इंसिडेंट रे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। क्लियर। अब ये जब इस ग्लास प्लेट में जाएगा, ग्लास ब्लॉक में जाएगा, तो मैंने क्या कहा, हल्का सा वो मुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग कंडीशन, बेंड हो जाना, मुड़ जाना, ठीक है। तो इसको अब ये मुड़ गया तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्रकाश की किरण इस ग्लास प्लेट से टकराई तब तक हम इसको क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। जब ये मुड़ गई तो इसको क्या बोला, रिफ्लेक्टेड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। तो जब ये प्रकाश की किरण ग्लास प्लेट पे टकराई, इंसिडेंट। अब जब ये ग्लास प्लेट के अंदर मुड़ गई तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, और इस एंगल को बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारा इमेजिनरी लाइन इसमें से भी जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जब बाहर जाएगा तो ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर अपवर्तन कोण कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। जैसे इसमें इमेजिनरी लाइन लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने इमर्जेंट रे लिया। अब इसको मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि ये होता क्यों है, क्यों मुड़ता है, ठीक है। क्योंकि सब ये सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, मुड़ गया, वहाँ तक क्लियर है, बट ये ग्लास प्लेट या फिर पानी के अंदर जाने के बाद ये मुड़ क्यों रहा है, ऐसा क्यों, मतलब मुड़ नहीं रहा है बट मुड़ा हुआ हमको ऐसा क्यों दिख रहा है। तो ये किस लिए होता है, इसके लिए हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है हमारा रेयर टू डेंसर, ठीक है। ये रेयर टू डेंसर कंडीशन में होता क्या है मैं ये बता देती हूँ। रेयर मतलब कि एयर के कांटेक्ट में, हवा के संपर्क में जब एक माध्यम था और जब उस माध्यम को हमने दूसरे माध्यम में या फिर दूसरे मीडियम में हमने जब उसको ले गए तो उस टाइम पे उसकी स्पीड में चेंजेस आता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ से मैंने टॉर्च की लाइट ऑन करी, ये डायरेक्ट गया आपके ग्लास प्लेट में, तब ये किसके कांटेक्ट में था, एयर के कांटेक्ट में। क्लियर। तो उस टाइम इसकी स्पीड रही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएगा, सेकेंड मीडियम मतलब कि ग्लास प्लेट वाले हिस्से में, ठीक है। तो ग्लास प्लेट वाले हिस्से को बोला जाता है डेंसर, ठीक है, DENSER। तो जब वो उसमें जाता है तो उस टाइम पे इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो एयर के कांटेक्ट में था तो डायरेक्ट वो उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट उस प्लेट पे लगेगा। अब वो ग्लास प्लेट के अंदर ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, तो जाने के टाइम पे उसकी स्पीड में चेंजेस आएगा और उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, जो हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही स्पीड जो उसकी कम होती है उसी की वजह से ये आपको थोड़ा सा बैंड शो होता है।
जिसको बोला जाता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेस बेंडिंग। बेंडिंग क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कम होती है, बस चेंज होती है। कैसे चेंज होगी? यहाँ पे वो डायरेक्ट लाइट के संपर्क में था, ठीक है, एयर में था, तो एयर से वहाँ पे और कोई आपका मीडियम नहीं था जो उसको रोकेगा, है ना, वो डायरेक्ट उस ग्लास प्लेट में लग रहा था। अब उस ग्लास प्लेट से जब उसको अंदर ट्रैवल करना है तब उसके स्पीड में क्या आ जाता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ये 3 इंटू 10 का पावर 8 था, ये 2 इंटू 10 का पावर 8 हो गया। इसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई, जिसकी वजह से ये जो आपको रॉड रहता है वो थोड़ा सा बेंड हुआ या मुड़ा हुआ दिखता है। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है? रेयर टू डेंसर कंडीशन में जाने की वजह से। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? एक बार वापस से समझा देती हूँ, इसी एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पहले पेन था, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट फॉर्म में दिख रहा है। अब इस पानी में या वाटर में मैंने जैसे ही इसको डाला, तो डालने से देखिए ऊपर का स्ट्रेट है, नीचे का थोड़ा सा आपको हल्का सा बेंड हुआ दिख रहा है। मैंने इसको वापस निकाला, वापस से स्ट्रेट, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके लाइट के जो स्पीड होता है, जैसे ही वो उस पर पड़ता है, जब वो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड में, किसकी, लाइट की स्पीड में कमी, चेंजेस आती है, जिसकी वजह से वो बैंड होता है। तो रिफ्रैक्शन आप लोगों का क्लियर हुआ। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ही वो प्रकाश किरण किसी ग्लास प्लेट पे पड़ती है वो क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, एक बनता है इंसिडेंट रे मतलब आपतन कोण के लिए, और एक बनता है रिफ्लेक्शन कोण या फिर रिफ्लेक्शन एंगल परावर्तन कोण के लिए। दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो इक्वल रहेगा हमेशा, ठीक है। आपतन को या इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, पारदर्शी माध्यम दूसरे एक पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरेगा, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, तो ट्रैवल करने से क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड में चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से वो आपको हल्का सा मुड़ा हुआ दिखेगा। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। ओके, अब थ्योरी पोर्शन के बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन में जाते हैं कि इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर हमको कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया जो हम लोगों ने पहले देखा था। इसको मैंने थोड़ा सा और सिंपल वे में कर दिया, और इसमें मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल जो हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दिया है, तो उससे आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में ईजी होगा। तो सबसे फर्स्ट देखिए, ये जो है ये हम लोगों का ग्लास प्लेट है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव में क्या होता है, जैसे ही प्रकाश किरण या लाइट ऑफ रे किसी ग्लास प्लेट पे पड़ती है या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो μ1 है ये हम लोगों का ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी। तो इसको मैंने μ1 से डिनोट कर दिया है। v1 क्या है, स्पीड है किसकी, प्रकाश की किरण की, लाइट ऑफ रे का, ठीक है। तो जिस डेंसिटी से ये उस ग्लास प्लेट के अंदर जा रही है तो उसको हम लोगों ने लिया μ1, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम है जो ग्लास प्लेट के ऊपर लग रहा है। फिर जिस स्पीड से जा रहा है वो हम लोगों का v1। अब सेकेंड मीडियम में ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करेगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, μ2। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम में या पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट, प्रकाश की किरण जब ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में क्या होता है, चेंजेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ये सेकेंड मीडियम का उसका डेंसिटी है और ये उसका स्पीड क्या है, v2। अब इसमें मैंने यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ है, ये बता देती हूँ। रेयर स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्ट। मैंने जैसे कि बताया कि ये जो एरिया होता है, ये एरिया किस में होता है, एयर के कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर से जो भी प्रकाश की किरण इस ग्लास प्लेट के अंदर ट्रैवल करेगी उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो फास्ट ट्रैवल करेगी। क्लियर। अब जब वो इस फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उस टाइम पे ये वाला कंडीशन कौन सा कहलाता है, डेंसर। तो डेंसर में जब ये उस ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पे जब वो ट्रैवल करेगी तो क्या बोला था मैंने, उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, तो कम होगी, ठीक है, तो उसका जो स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड का जब वैल्यू कम हो रहा है, जब वो स्लोली जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्लो। समझ आया? जो एयर के कांटेक्ट में वाला एरिया था, जब उसमें से प्रकाश की किरण ग्लास प्लेट के अंदर ट्रैवल करेगी तो जो एयर वाला हिस्सा रहेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो वो फास्ट जाएगा, और इसके अंदर जब जाएगा सेकेंड मीडियम में तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, तो वो क्या करेगा, स्लोली उसके अंदर ट्रैवल करेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी, जिस डेंसिटी से वो उस दोनों मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया, μ1 और μ2, ठीक है, फर्स्ट डेंसिटी टू फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी और स्पीड की, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इस डेरिवेशन से एक हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा, और उस फॉर्मूले से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, ग्लास और एयर में कितना स्पीड है लाइट ऑफ रे का। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी में सबसे फर्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर डेंसिटी हाई है फर्स्ट मीडियम का, तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे कि डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया, म्यू से, स्पीड को किससे डिनोट किया, v से, तो यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा कि म्यू जो है वो समानुपाती किसके, 1/v स्पीड के, ठीक है, या म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये इस तरीके से पूरा इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, तो ये इस तरीके से उसका फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो इसका वैल्यू आया है म्यू का, म्यू जो है वो समानुपाती किसके, स्पीड की, स्पीड का कितना, उसके आधे स्पीड के, मतलब कि वो क्या हो जा रहा है, उससे आधा उसका स्पीड क्या है, कम हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये किस में है, एक के भाग में है, ठीक है। तो जैसे ही इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं दोनों मीडियम का बनाती हूँ, ठीक है, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, मतलब कि फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, μ1, और सेकेंड मीडियम क्या है आपका, μ2। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1/v है, 1/v है, तो वो क्या हो जाएगा, इसलिए इसको जस्ट हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट लेंगे, तो ये हो जाएगा μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2। दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो एक दूसरे से अपोजिट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइडेड 1 के डिवाइड में इसको लिया है। क्लियर है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोगों को जो एक्चुअल फार्मूला चाहिए, जिसपे हम लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का वैल्यू चाहिए तो मैं उसको सेकेंड के रिस्पेक्ट में लेके लिखूंगी। जैसे कि मेरे को फर्स्ट का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, μ2 इज इक्वल टू v1/v2। अगर मेरे को सेकेंड का चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा μ1 इज इक्वल टू v1/v2। ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा ये, और किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम फर्स्ट निकाल रहे तो वो सेकंड के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और सेकंड निकालेंगे तो वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो वैल्यू है वो अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को मैं सॉल्व करके बताती हूँ तो आप लोगों को ईजिली समझ आएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है वो इस तरीके से है, v एयर इज इक्वल टू, अब ये v एयर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। v को हम स्पीड शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एयर किस में है, एयर के कांटेक्ट में स्पीड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो v एयर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो मैंने इससे पहले आप लोगों को समझाया था तो उसमें मैंने बताया था ना कि जब एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसका समझ लो स्पीड 3 × 10⁸ है। जब वो सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करेगा ग्लास प्लेट में तो उसका स्पीड वहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, v ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो v ग्लास का जो वैल्यू है, जैसे ही वो सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करेगी तो सेकेंड मीडियम में उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया था μ2/μ1 = v1/v2, तो यहाँ पे μ2 की जगह क्या है, सेकेंड मीडियम में ग्लास है, फर्स्ट मीडियम आपका क्या रहता है, इस तरीके से बनता है ना, ये आपका फर्स्ट मीडियम है एयर, ये दूसरे में गया तो ये क्या हुआ, सेकेंड मीडियम ग्लास, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो सेकेंड मीडियम क्या है मेरा, ग्लास वाला, तो μg/ फर्स्ट मीडियम जिसकी डेंसिटी μa, ठीक है, एरिया के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आपका स्पीड है वो तो v1/v2 ही रहेगा, तो ये हो गया एयर v1 है और ग्लास v2 है। तो समझ आया ये चीज़ आप लोगों को? यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, और ये फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड ही रहेगा। अब मेरे को क्या करना है, वही करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सेकेंड को अगर मैं निकालती हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगी, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा क्या है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट मेरा मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम को लिख लीजिए, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, सेकेंड मीडियम को। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये फर्स्ट है आप लोगों का एयर और ये आपका क्या है, सेकेंड, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम सेकेंड का डेंसिटी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं हुआ था, तो ये VA का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का यूनिट दोनों का सेम है। क्लियर? अब VG का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 × 10⁸, 10⁸ दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है। अब क्या बचा आपका, A μg = 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। तो आप लोगों का जो एरिया के रिस्पेक्ट में ग्लास प्लेट का जो डेंसिटी था वो आया 1.5। सॉल्व, समझ आया यहाँ तक? तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, तो आप लोगों को क्लियरली और समझ आ जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल बनने थे वो हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस कैसे होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं और उससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, क्योंकि इसके बाद जो है आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से सिर्फ लेंस के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं मोस्टली। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और उसमें सारे वैल्यू हम एक साथ फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई एक चीज़ पूछेगा तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ निकाल दी है, तो आपको इजी पड़ेगा वो चीज़। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं लेंस के बारे में बता देती हूँ, लेंस होता क्या है। तो लेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसके बारे में बहुत सारे और ज़्यादा डेरिवेशंस है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, इसका इमेज कैसा होता है, उन सब के बारे में तो वो आपके पास ऑलरेडी बुक्स में है, तो उससे आप पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को उसके टाइप्स बताऊँगी और वो किस तरीके से वर्क करता है वो बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो आप लोगों ने इमेज, ये सारा चीज़ है वो आपके बुक्स में है, मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ बता रही हूँ कि ये दिखता है इस टाइप से है और कॉनकेव लेंस इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये जो होता है इसका मिडिल काफ़ी थिक होता है क्योंकि दोनों साइड से ये क्या रहता है, एलिप्स बनाया हुआ रहता है, तो ये थिक रहता है, ये थिन रहता है। अगर मैं इसका इमेजिन पूछूं तो, आपको इमेज पूछूं तो, ठीक है। इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और ये कहलाता है डाइवर्जिंग। अब इसके बाद जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आता है। ये जो है आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस से ये जो बीच में एक लाइन जा रही है, ठीक है, क्रॉस लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से जाता है, उस लेंस के मिड पॉइंट से जाता है जो आपका यहाँ पे है। कोई भी आप लेंस यूज़ करते हो, उस लेंस का जो मिड पॉइंट रहता है वहाँ से जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इस जो आपका सेंटर पॉइंट है, जो मैंने आपको मिड पॉइंट बोला जहाँ से आपका प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि मिड पॉइंट सेंटर से हम ले रहे हैं
तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। जो आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें काम आएगा। जो आपका ऑप्टिकल सेंटर रहता है वो आप लोगों का ओ रहता है, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो लाइन है, इसमें देखिए यहाँ पे C1 और C2 दो लिखा हुआ है। ये क्या होता है, जब आपका लेंस जो होता है उस पर हम कोई लाइन या कोई लाइट हम वहाँ से गुजारते हैं, या हम वहाँ से कोई लाइट जो है वो सनरेज या कोई प्रकाश की किरण वहाँ से जाती है, तो उसमें जिस तरीके से एक दोनों के साइड पे एक कर्व शेप में एक क्या बन जाता है, उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो शो होता है, तो उसको बोला जाता है C1 और C2, जिस एरिया तक वो होता है तो इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक कर्व शेप में बना हुआ है, हाफ कर्व है, ठीक है। जब इस लेंस पे कोई लाइट जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक कर्व शेप वो बनाने लगेगा उस लेंस के आइट साइड पे, तो उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो दोनों साइड पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 11th 12th में फिजिक्स में। तो ये देखिए, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस से बीच में जो ये लाइन जा रही, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हम सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस से अगर मैं कोई एक और, ठीक है, जैसे कि टॉर्च अपन ऑन करते हैं, तो टॉर्च ऑन करते हैं तो उसमें से एक पूरा लाइट का जो रहता है बंच जो रहता है, उसका जो मतलब पूरा प्रकाश रहता है वो एक बंच के फॉर्म में पूरा नीचे आता है। अगर मैं उन पूरे प्रकाश, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से पूरा इस तरीके से लाइट जा रहा है। अब इन सब लाइट में से मैं सिर्फ किसी एक लाइट को सिलेक्ट करूँ तो वो समझ लो ये है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि ये जो है जब इस लेंस से गुज़रती है तो गुज़रने के बाद वो कहाँ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और लाइट जो है, लाइट की किरण जो है, प्रकाश की किरण, उसको मैंने वापस से इस प्रिंसिपल एक्सिस से या सॉरी इस लेंस से गुजारने की कोशिश की, ठीक है, भेजा। तो भेजने के बाद ये इस लेंस से जैसे ही टकराती है वो एक प्रिंसिपल एक्सिस में एक मिड पॉइंट देखता है, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट देखता है, और वहाँ से वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड, मैंने फिर से यहाँ एक प्रकाश की किरण निकाली, ठीक है, लाइट ऑफ रे, फिर वो इस लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आया और फिर ये देखिए यहाँ से आया फिर रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से गया फिर रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से आया फिर रिफ्लेक्ट। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू होते रहे। अब जो ये जिस बिंदु से ये सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही, वो कौन सी बिंदु है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। क्लियर है। जिस पॉइंट से या जिस बिंदु से ये पूरे लाइट ऑफ रे या प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजर कर वो रिफ्लेक्ट होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। क्लियर है। तो अब इस फोकस से बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें हम वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फेस्ड लेंथ 10 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल है ये, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो मैं इसको आप लोगों को पहले समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब कि एक हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, हम एक लेंस में से जो प्रकाश की किरण हम ले जा रहे हैं, तो जो उस लेंस के साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे हम लोगों को उसको देखना है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो जैसे कि एज्यूम करिए ये एक लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के इस साइड पे आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ ड्रॉ किया है, ये आपका लेंस है, यहाँ पे इस साइड पे लेंस के पीछे तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है ना, कभी सामने तरफ ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है किधर, लेंस के पीछे। अब उस लेंस का जो उस ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कितना बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो उतने हाइट पे आप ले आइए इसको, ऑब्जेक्ट को। तो ये लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद बोल रहा है इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। जो आपका फोकल लेंथ है मतलब कि ये वाला, वो कहाँ पे है? प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के पीछे तरफ पे एक आपका फोकल लेंथ जो है, मतलब कि आपके लेंस से फोकल लेंथ मतलब फोकस, ये आपका लेंस है, ये यहाँ पे फोकस है। सारे जो रेज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारा आपका जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पे जा रहा है? इस पॉइंट पे। तो इसको हम लोगों ने क्या लिया? फोकस लिया। अब इस फोकस पॉइंट से लेके इस लेंस के बीच का जो लेंथ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है? 30 सेंटीमीटर है। क्लियर? लेकिन ये जो 30 सेंटीमीटर है ये कहाँ पे है? कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? बोल रहा है फोकल लेंथ फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस टू फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ से कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। समझ आ रहा है? सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके लेंस के बैक साइड पे है, पीछे साइड पे है, जिसका हाइट बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड चीज़ बोल रहा है कि कॉन्वेक्स जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो फोकल लेंथ के डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपका फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से आपका जो लेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और आपका जो फोकल लेंथ है वो किधर की तरफ जा रहा है? जो लेंस है उससे आपका फोकल लेंथ की तरफ आपका लेंथ जा रहा है। क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? ये लेंस से फोकल लेंथ। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद बोल रहा है 10 सेंटीमीटर फाइंड पोजीशन। 10 सेंटीमीटर क्या है? फोकल लेंथ का पोजीशन का वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर का वैल्यू है। अब हमको इसमें क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज एंड कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है? उस लेंस की पोजीशन निकालनी है जो वहाँ पे लगा हुआ है, उसका साइज़ कितना है वो निकालना है, उसका नेचर क्या है वो भी निकालना है, इमेज हमको निकालना है, आई का वैल्यू, और ये सब टोटल हमारा मैग्निफिकेशन में काउंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? पोजीशन। किसका? लेंस का। तो लेंस का पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस 1/μ। इससे हम लोगों को इमेज डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है ना, इमेज कैलकुलेट करना है हम लोगों को, वो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग v जो हम लोगों का है वो यहाँ से हम लोगों का निकलेगा और वहाँ से हम इमेज को भी निकाल सकते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, f क्या होता है? फोकस, v क्या है? स्पीड, म्यू क्या है? डेंसिटी, जो हम लोग पिछले इसके जो पहले मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बता चुका है। तो यहाँ पे अब जो हम लोगों के पास है वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। फोकस का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक भी यूनिट आपका इधर से उधर हुआ, साइन में चेंजेस आया, तो आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो जो फोकस लेंथ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, वो जो है आप लोगों का ऊपर की तरफ है, क्योंकि आप लोगों का जो हाइट है वो इधर जा रहा है, ठीक है। लेंस आपका यहाँ पे है, तो ये जो है ये पॉजिटिव में रहेगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर हाइट पे दिखा रहा है, किधर? लेंस के बैक साइड पे। तो हाइट है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर है, अपवर्ड है, तो हमेशा इसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। प्लस ये जो है ये कहाँ से जा रहा है? आपका जो फोकल लेंथ है उससे लेंस की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, ये जो 30 सेंटीमीटर है, ये जो है एक तो ये नीचे में है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सेकेंड चीज़, ये लेंस से फोकल लेंथ की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? नेगेटिव। याद रखिएगा, कभी भी अगर
किसी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो आपका लेंस के बैकवर्ड जा रहा है, लेंस से आपका फोकल लेंथ की तरफ जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव में काउंट होगा, ऋणात्मक रहेगा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे जो आपका फोकस का वैल्यू है 10, तो प्लस में है तो इसको पुट कर दीजिए 1/+10 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू जो है, म्यू का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसके अलावा 1/30। तो ये हो जाएगा यहाँ से v, ठीक है। अब ये f का वैल्यू है फोकस का, ये जो है आपका म्यू का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू आपका डेंसिटी दिया हुआ है 30, ठीक है, इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है 1/v, v मतलब कि स्पीड, स्पीड का निकालना है, तो इसको जो है आप इधर ले आइए, तो मैंने ले आया 1/v इज इक्वल टू, अब इस 1/10 को मैंने इक्वल के इधर ले गई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 1/10 माइनस 1/30, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 30, ये 1 - 3, ठीक है, 1 - 3, तो ये हो जाएगा -2/30, तो ये आ जाएगा आपका -1/15, किसका वैल्यू, v का वैल्यू, 1/v इज इक्वल टू -1/15। ओके, तो हम लोगों का न्यूमेरिकल जो था उसमें मैं वापस से आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोगों को क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट है O जो कि लेंस के बैकवर्ड साइड में है, हाइट है उसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फोकल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों का 10 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है म्यू इज इक्वल टू 30 मीटर का, लेकिन ये माइनस में क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि ये लेंस के बैकवर्ड में है और सबसे मेन ये डाउनवर्ड साइड में है। एंड सेकेंड रीज़न क्या आ रहा है कि ये जो है लेंस से किधर जा रहा है, फोकल लेंथ की तरफ, तो इसका जो डायरेक्शन है वो आपका इधर एरो बंद है, इसलिए नेगेटिव साइड में रहेगा। अब इसके लिए हम लोग को लेंस मेकर फॉर्मूला चाहिए, किसके लिए, पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/म्यू। तो फोकस का वैल्यू है हमारे पास कितना, +10 सेंटीमीटर, पुट कर दिया हमने यहाँ पे। v हमारे पास नहीं है, हमको स्पीड निकालना है, 1/म्यू, डिस्टेंस हम लोगों को दिया गया है कितना, -30, तो हमको क्या चाहिए, अभी स्पीड चाहिए, तो स्पीड को इधर ले आइए इक्वल के बाहर। अब ये हो गया फोकस 1/10 प्लस ये है 30 माइनस में, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10 और 30 इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30। अब यहाँ पे क्या है आप लोगों का, जब इसका ऊपर में निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/30, टोटल एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद, तो 2/30, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 15 में ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसका 1/v, स्पीड का वैल्यू क्या आया 1/15, तो v का वैल्यू कितना आया 15, और ये क्या है प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो प्लस में आएगा, तो कौन से डायरेक्शन में होगा, ये आपका लेंस के साइड पे। क्लियर है ये। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन हम लोगों को जो चाहिए, क्योंकि मैग्नीफिकेशन से इसका साइज, नेचर, इमेज सब निकल जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन इट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, मतलब कि I/O, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, या फिर अगर हमारे पास इमेज का वैल्यू नहीं है तो हम और निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, या डेंसिटी, v/म्यू। तो v अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है +15, म्यू का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -30,
तो हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस 15 अपॉन म्यू इज इक्वल टू -30। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2। आगे हम लोग का मैग्नीफिकेशन किस में आया, -1/2। अब साइज ऑफ इमेज निकालना है हम लोगों को। इमेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इमेज का जो फॉर्मूला है हम लोग का मैग्नीफिकेशन का वो लिख लीजिए, m अपॉन आई अपॉन ओ, मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमारे पास है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, हाइट है, कितना है 4 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने अभी निकाला है -1/2। तो आई हम लोगों का निकल जाएगा। आई को क्या करना है, आई इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2। ये आपका आ गया कितना, आई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि इस लेंस का नेचर कैसा है। आप लोगों का इमेज कैसा आया, ऋणात्मक आया, नेगेटिव आया, तो ये क्या हो जाएगा, लेंस के नीचे डाउनवर्ड साइड में आएगा। और आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जब भी कोई इमेज लेंस का डाउनवर्ड साइड में बनता है, उसका वैल्यू अगर ऋणात्मक आता है तो वो इमेज आपका रियल इमेज होता है। क्योंकि अगर आप मिरर को डाउनवर्ड करके देखोगे तो आपको एक रियल इमेज दिखेगा। अगर यहीं पे इसका वैल्यू क्या आ जाता, धनात्मक या पॉजिटिव आ जाता, तो वो रियल इमेज नहीं होता। उस इमेज को हम बोलते हैं अपराइट या फिर वर्चुअल इमेज। क्लियर है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में इमेज के बारे में पूछता है तो इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू आई अपॉन ओ कर लीजिएगा तो आपको इमेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल सा है, बस आप लोगों को कुछ कुछ फार्मूला याद रखना है, जैसे कि लेंस मेकर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/म्यू। तो आप लोगों का यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्पीड निकलेगा। उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन के लिए दो फार्मूला होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट या फिर स्पीड अपॉन डेंसिटी या फिर डिस्टेंस। यहाँ पे पुट करिएगा तो आपका मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए वापस से वही फार्मूला को पुट करिएगा तो आपका इमेज निकल जाएगा। अगर इमेज ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, मतलब कि आपका जो लेंस है वो रियल इमेज शो करता है, अगर उसका नेचर मतलब रियल है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल या फिर अपराइट में काउंट होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।